की खबर लिए आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज देश में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा से आज भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस महाअभियान की वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरसा पहुंचे। डबवाली रोड स्थित सिरसा क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और क्लब में नवनिर्मित द लाउंज भवन का उद्घाटन किया। साथ ही कर्मचारियों के आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह क्लब प्रदेश का सबसे पुराना क्लब है जो उपायुक्त की अध्यक्षता में शहर में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट में परिवारों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस तरह के क्लब अन्य जिलों में भी स्थापित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 3 जिलों में इस तरह के सोशल क्लब स्थापित करने के लिए जगह का भी चयन कर लिया गया है। तीसरी वेव कोविड की आई है और इसके अंदर जिनको कोविड हो रखा था उनको भी दोबारा हुआ है और दोनों वैक्सीनेशन के बावजूद भी हुआ है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा, एहतियात बरतो और एहतियात के साथ साथ अपनी अगर डोज पूरी नहीं हुई भी कोविड की तो वैक्सीनेशन की डोसेज है। और मैं तो ये मानता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हरियाणा के युवाओं के लिए, जो प्रतिबंध करता है तमाम प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट सोसाइटीज, इंडस्ट्रीज, सबको कि वो अपने आप को अब रजिस्टर करें और हर क्वार्टरली अपना डाटा ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, डाटा ऑफ रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के साथ। सिरसा क्लब जो हरियाणा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है, इसको आज और नया स्वरूप दिया गया, जहां डाइन एरिया के साथ साथ पुराने बैडमिंटन कोर्ट को डिमोलिश कर रेस्टोरेंट कम लाउंज एरिया बनाया है। मैं डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ के प्रेसिडेंट है और सारी टीम, इनको बधाई देता हूँ और साथ में और कैसे इसको आगे ले जाया जाए उसके ऊपर भी जो कदम उठाने की। और गोहाना के नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए 4 काउंटर बनाते ही लाभार्थियों की लाइन खत्म हो गई है। अब अस्पताल में पहली डोज के लिए बच्चे और यमुनानगर दूसरी और तीसरी डोज लगवाने वाले लाभार्थी पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने शहर में पहली डोज का लक्ष्य 100% प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी डोज लगाने पर फोकस करने का फैसला ले लिया है। इनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रमुखता से कवर किया जाएगा। इसके लिए एसएमओ ने आईएमए और नीमा के सदस्यों के साथ बैठक की। एसएमओ डॉक्टर करमवीर सिंह ने बताया कि नागरिक अस्पताल प्रशासन की तरफ से आगामी 6 दिनों में 15 वैक्सीनेशन शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही तीसरी डोज भी लगाई जाएंगी। कोरोना काल में रोडवेज विभाग की बसों को कई रूटों पर बंद कर दिया गया था। बसों के बंद होने से विभाग को लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा। अब विभाग धीरे धीरे उन रूटों पर एक बार फिर से बस सेवा बहाल करने जा रहा है। विभाग ने पलवल से जयपुर जाने वाली बस सेवा को बहाल करने का फैसला लिया। इस रूट पर सोमवार से रोडवेज विभाग की बस एक बार फिर दौड़ने लगेगी। इस रूट पर विभाग को रोजाना 30 से 35 हजार का मुनाफा होता है। इस रूट पर बस सेवा शुरू होने से निश्चित तौर पर यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है उन्हें ही बसों में सफर करने दिया जाएगा। इस दौरान विभाग द्वारा कोरोना नियमों का बखूबी से पालन किया जाएगा। और परिवार पहचान पत्र में कम इनकम बताने वालों की घर घर जाकर जांच की जा रही है। अंबाला में अभी तक 3 चरणों में सर्वे टीम ने 86,000 घरों की इनकम जांची है।
अब जल्द इस सर्वे का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 52,000 ऐसे परिवारों की जांच होगी जिन्होंने परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम 3 लाख से कम बताई है। इस बीच एनआईसी विभाग के जिला डायरेक्टर विनय गुलाटी ने बताया कि अंबाला में लगभग 3 लाख पहचान पत्र बन चुके हैं। 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर इनकम वेरिफिकेशन कर रही है। सर्वे में जिन लोगों की इनकम बिल्कुल कम पाई जाएगी उनको सरकार की वंचित स्कीमों का लाभ दिलवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इनकम गलत बताने वाले लोगों की इनकम वेरिफिकेशन के बाद परिवार पहचान पत्र में सही दर्ज की जाएगी। परिवार पहचान पत्र पूरे जिले में 3 लाख के आसपास बन चुके हैं। उसके बाद 3 लाख पहचान पत्र बनने के बाद सरकार ने अलग अलग मॉड्यूल चलाए हैं। उनमें एक मॉड्यूल इनकम वेरिफिकेशन का है। सरकार हमको डाटा भेजती है फेज मैनर में और उन फेज मैनर में उनको इनकम वेरीफाई करते हैं। अभी तक 4 फेज आ चुके हैं और 4 फेज में लोगों को हमारे 1,50,000 इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास डाटा आ चुका है हमारे पास, जिसमें हम 3 फेज तो खत्म कर दिए हैं और चौथा फेज जिसमें 52,000 का डाटा आया है वो अभी चल रहा है। रोहतक में शहीद कैप्टन साहिल वत्स का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनके पैतृक गांव डोभ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। कैप्टन साहिल वत्स का निधन जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुआ था। गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं देश के लिए पैदा किया था, देश के लिए कुर्बान कर दिया मैंने अपना बेटा। मुझे गर्व है मेरे बेटे पे भी और मुझे भी। मैं एक शहीद की माँ हूँ, मुझे बहुत गर्व है। बहुत प्यार करता था मेरे से मेरा बेटा, बहुत प्यार करता था। और सोना के रिठौज गांव में तोड़फोड़ के लिए पहुंची जिला योजनाकार विभाग की टीम पर सवालिया निशान लगे हैं। दरअसल जिला योजनाकार विभाग ने जिस जमीन पर तोड़फोड़ की थी उस जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि डीटीपी के दस्ते ने बिना नोटिस के ही जानकारी के तोड़फोड़ शुरू कर दी। ना नोटिस दिया, ना कोई जानकारी, तोड़फोड़ शुरू की। साथ ही उस ऑफिस में आग लगा दी जहां पर बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ था। लोगों ने कहा कि आग लगाने के बाद डीटीपी अपनी टीम को लेकर मौके से भाग गया, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई है। बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले विपिन ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन के साथ लगती हुई जमीन एक बिल्डर की है, जिसके इशारे पर ही जमीन हड़पने के लिए तोड़फोड़ की गई। सिरसा जिले में पुलिस की ओर से ई रिक्शा वालों का चालान काटे जाने के विरोध में ई रिक्शा संचालक सामने आ गए। दरअसल जिले के देवीलाल पार्क में ई रिक्शा चालक एकत्रित हुए। साथ ही मौके पर मौजूद यूनियन प्रधान कुलदीप ने कहा कि जिले में 1,000 ई रिक्शा चालक है जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद की ओर से नंबर लगाने की मांग की। और रतिया जिले के मेन बाजार में दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन के ऊपर सड़क निर्माण में हल्की सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ा कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में जो बजरी डाली जा रही है उसमें काफी बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं, जिससे सड़क जल्द टूट सकती है। यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 15 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी युवक रादौर और आसपास के गांवों में स्मैक की तस्करी करता था। वही मामले की सूचना मिलते ही नारकोटिक्स सेल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर गलौली से अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हमारी टीम को मुखबिरी मिली थी कि तूफान वासी गलोरी जो देसी कट्टा के साथ घूम रहा है, जो इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा तूफान को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज अदालत में पेश किया जाएगा और यह भी पता लगाया जाएगा कि यह देसी कट्टा आगे कहां से लेकर आया था। घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं। जी हां, जो रिश्ता सबसे महफूज और सबसे पवित्र माना जाता है, यमुनानगर में कलयुगी पिता ने उसी रिश्ते को कलंकित कर दिया। दरअसल पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है। प्राप्त हुई थी जिसमें एक लेडीज ने अपनी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है उसके साथ रेप, उसके पिता द्वारा रेप करने का मामला हमारे पास दर्ज करवाया है, जो हमने इस बारे में मुकदमा दर्ज कर दिया है और तफ्तीश जारी है। सर, उसकी विक्टिम की मदर ने दी है ये कंप्लेंट अपने हस्बैंड के खिलाफ कि उसके हस्बैंड ने अपनी बच्ची के साथ ऐसे दुष्कर्म का मामला किया है और मैंने इसमें मुकदमा दर्ज करके जो भी तफ्तीश है वो लगातार जारी है। अंबाला कैंट थाना पुलिस ने न्यू महाराजा ढाबा के पास रेड मारकर 8 जुआरियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 83,000 रुपए बरामद किए हैं। अंबाला कैंट थाना के एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के सामने न्यू महाराजा ढाबा के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी जुआरियों को जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज की है। गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को कि मच्छीमा का 12 क्रास रोड पे जुआ चल रहा है। जिस सूचना पे वहां पुलिस ने रेड की थी, वहां से हमने 9 जुआरियों को काबू किया और उनके कब्जे से 83,000 रुपए नगद है जो वो बरामद किए गए हैं। इसमें अपने 9 व्यक्तियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। उधर करीना उपमंडल के गांव सहलंग के बस स्टैंड पर एक अध्यापक की लाश मिली है। इस घटना के बाद मृतक के पिता रामनिवास ने बताया कि मेरा लड़का कल घर से चला गया था और कहकर गया था कि किसी काम के लिए जा रहा है और फोन भी लेकर नहीं गया, लेकिन शाम को हम सब लोगों ने उसकी हर जगह तलाश की, कहीं नहीं मिला। पुलिस जांच कर रही है। और झज्जर में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे नंबर 71 पर गुड़ा गांव के पास बाईपास पर एक ट्रॉली और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के चालकों की मौत हो गई, जबकि एक का सहायक गाड़ी के कैबिन में फंस गया, जिसे पुलिस और राहगीरों ने करीब 1.5 घंटे बाद बाहर निकाला। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जांच अधिकारी अशोक कुमार कह रहे हैं कि हादसे में यूपी निवासी गौरीशंकर के अलावा दूसरे ट्रॉले में सवार जींद जिले के निवासी करीब शमशेर की मौत हो गई, जबकि विनोद का अस्पताल में उपचार चल रहा है। गुड्डा फ्लाईओवर के पास गाड़ी ट्राला और एक कैंटर का एक्सीडेंट हो गया। वहां पर जाके देखा तो गाड़ी अब रोड को बीचों बीच खड़ी थी। गाड़ियों को, घायलों को तो अस्पताल राहगीरों ने भेज दिया था, लेकिन वहां पर रोड को खाली करके फोटो खिंचवा के दिए थे। किसकी डेथ हुई? एक तो गौरी शंकर है यूपी का और एक शमशेर है उचाना गांव का। दोनों आरएस में, दोनों ड्राइवर, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर दोनों एक्सपायर हो गए। और फरीदाबाद के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया से एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। दरअसल क्वालिटी फुटवेयर इंडस्ट्री नाम की जूता बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात आग लग गई थी।
मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। ये रात को करीब 10:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि सरूरपुर फैक्ट्री एरिया में प्लॉट नंबर 32 गली नंबर 6 सरूरपुर में जूते की फैक्ट्री है, क्वालिटी फुटवेयर इंडस्ट्रीज के नाम से जी। उसमें अपना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें रात से मौके पर थे और लगातार आग को काबू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। तो करीब 70-80 गाड़ियां अब तक फायर ब्रिगेड लग चुकी हैं। देखो शाम तक शायद उम्मीद है शायद शाम तक काबू पा जाए। और आपको बता दें कि पानीपत में इन दिनों व्यापारी खौफ में हैं। आए दिन व्यापारियों से लूटपाट, फिरौती और हत्या जैसी खबरें अब यहां आम हो गई हैं। जिले में व्यापारियों से फिरौती के नाम पर लगातार वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में व्यापारियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो गया है। यहाँ व्यापारी सुरक्षित होगा तभी कारोबार के साथ साथ देश प्रदेश की तरक्की होगी। लेकिन पानीपत का हाल देखें तो बदमाशों पर पुलिस की खाकी का कोई डर नहीं। पानीपत में बेखौफ बदमाश, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ क्राइम, फिरौती के खेल में फंसे व्यापारी। जिला पानीपत पहचान युद्ध भूमि, इतिहास का नामचीन शहर इन दिनों क्राइम सिटी बन गया है। नए साल की शुरुआत में ही शहर में बेखौफ बदमाशों ने घी व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी थी। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन सवाल और हालात अभी भी वहीं पर है। व्यापारी डर के साए में है। रंगदारी का खेल खुलेआम जारी है। ताजा मामला पानीपत अनाज मंडी से सामने आया है, जहां एक व्यापारी ने पुलिस को 25 लाख की रंगदारी मांगने की शिकायत दी है। नाम के व्यक्ति ने, जो सेक्टर 25 पानीपत में रहता है, उसने एक शिकायत दी है कि मेरे पास करीब 1:30 बजे के आसपास फोन आता है जिसपे नो कॉलर आईडी लिखा हुआ आता है। वो फोन रिसीव किया तो उसने बताया कि मैं नीरज बवाना गैंग से बोल रहा हूँ और मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, अन्यथा गोली मार दी जाएगी। तो ये शिकायतकर्ता ने हमें दी है। इस पे हमने FIR दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी। फिरौती के जाल में फंसे व्यापारी की कहानी सुनिए। व्यापारी को इंटरनेट कॉलिंग से फोन आता है। व्यापारी को कुख्यात गैंग नीरज बवाना के नाम पर धमकी दी जाती है और जान के जोखिम के नाम पर 25 लाख रुपए की रकम मांगी जाती है। जिले में फिरौती का ये इकलौता मामला नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है जब कारोबारी बदमाशों के आगे बेबस दिखे हैं और हर बार पुलिस के हाथ खाली के खाली नजर आते हैं। लगातार बढ़ते मामलों की कतारें देखें तो व्यापारियों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठने लगा है। कारोबारियों को डर है कि ना जाने पर उनके कामकाज को बदमाशों की बुरी नजर कब लग जाए। ऐसे में पानीपत प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बदमाशों पर शिकंजा कसे और व्यापारियों का भरोसा बनाए रखे। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 21वीं सदी का मॉडर्न इंडिया चकाचौंध में इस कदर डूब चुका है कि अब इस मॉडर्न इंडिया के पास अपनी ही ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख का समय नहीं। कम से कम पानीपत में बदहाली के आंसू बहा रही ऐतिहासिक इमारतें तो यही कहती हैं, चीख चीख कर कहती हैं कि जहां योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक हो रहा है वहां और क्या होगा। देखिए, ऐतिहासिक इमारतों का बुरा हाल, बीकाजी की टेकरी खंडर में तब्दील, देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रही इमारतें, योद्धाओं की प्रतिमा का मजाक क्यों। जब भी इतिहास का जिक्र होता है तो पानीपत की 3 लड़ाई का नाम जरूर लिया जाता है। 3 युद्धों का गवाह रहे पानीपत में आज ऐतिहासिक इमारतें बदहाली के आंसू बहा रही है। पानीपत का सलारगंज गेट, जो कि शहर के ऐतिहासिक किले के पास है, इब्राहिम लोदी की कब्र जो तहसील कैंप स्काई लॉक के पास स्थित है, प्राचीन काल के शौचालय जो शहर के कई जगह मौजूद है, ये सब अब खंडर बनते जा रहे हैं। सभी ऐतिहासिक इमारतें पुरातत्व के अधीन हैं। यहाँ इब्राहिम लोदी साहब का जो मजार है, उनकी कब्र है यहाँ,
उसको जिस ढंग से एएसआई को उसका रख रखाव करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ वहां जो सिपाहियों के पुतले बना करके रखे थे वो ना देख रेख करने की वजह से, ना चौकीदार होने की वजह से उनके किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की तलवार तोड़ दी है, किसी तोप का हिस्सा तोड़ दिया है। और वहां पर ये समय की चर्ची और ये ताश पत्ते खेलने वाले लोग बैठते हैं, कोई किसी को मना नहीं करता। ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख के लिए पुरातत्व विभाग ने यहाँ कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन ना तो वो इसकी देखरेख करते और ना ही ड्यूटी पर आते हैं। जिले के इब्राहिम लोदी की कब्र पर नगर निगम ने भव्य पार्क बनाया था ताकि आने वाले सैलानी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए आए और इतिहास के बारे में जान सके। हैरानी की बात ये है कि शाम होते ही ये पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी 5 या 6 साल में एक बार दौरा करते हैं। इस बीच यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। यह पार्क बना रखा, इब्राहिम लोदी का पार्क बना रखा है उन्होंने, नाम तो चल रहा है इब्राहिम लोदी, पर है नहीं है कुछ रख रखाव कोई नहीं करता। पार्क के लिए कोई पैसा नहीं देता, पल्ले से कौन देता है, पल्ले से पब्लिक से लेते हैं 100-100 रुपया, वो कुछ करती नहीं है, उससे कोई बनता नहीं है। हम ना कमेटी दे रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट डोंग से आता है, वो खाए जा रहे हैं। रख रखाव के अभाव में ऐसा लगता है कि योद्धाओं की प्रतिमा साथ कोई मजाक हो रहा हो। टूटी हुई मूर्तियां, टूटी हुई इमारतें इस बात का गवाह है कि इन ऐतिहासिक चीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है और अनदेखी के कारण आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी इमारतें लुप्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल हम यही रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।